आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो थोड़ा डार्क जरूर है पर बेहद जरूरी है। सोचिए, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर शरीर पर कोई चोट लगे तो इंसान रिकवर कर लेता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई किसी के दिमाग को ही हाईजैक कर ले, उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इंसान जिंदगी भर के लिए एक कठपुतली यानी एक पपेट बनकर रह जाता है। फिजिकल सर्वाइवल तो हमारी फितरत है, लेकिन जब दिमाग ही अपना ना रहे तो वजूद का क्या ही मतलब रह जाता है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान कठपुतली बनता कैसे है। ये एक ऐसी बात है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। रियलिटी तो ये है कि जाने अनजाने में हर रोज लोग अपने कॉलीग्स, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने परिवार वालों के बिछाए गए साइकोलॉजिकल जालों में फंस जाते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उन्हें एहसास तक नहीं होता कि कोई और उनके फैसले ले रहा है और उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, द माइंड कंट्रोल थ्रेट। दूसरा, रिकग्नाइजिंग डार्क टैक्टिक्स। तीसरा, द पिवट टू इमोशनल कंट्रोल। और आखिर में, द अल्टीमेट डिफेंस स्ट्रैटेजी। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द माइंड कंट्रोल थ्रेट, एक्सप्लोरिंग द लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मानसिक हेरफेर का सबसे बड़ा गोल यही होता है कि किसी भी इंसान की फ्री विल, उसका अपना कंट्रोल पूरी तरह से छीन लिया जाए। और इसकी सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? शिकार होने वाले को अपनी आज़ादी छीनने की भनक तक नहीं लगती। इस पूरे माइंड कंट्रोल की नींव एक खास टेक्निक पर रखी जाती है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां कोई लगातार सच्चाई को झुठलाता है, बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो तो असल में हुआ ही नहीं। इसका असर ये होता है कि सामने वाले का दिमाग खुद की ही यादों और अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगता है। इंसान इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि उसे खुद के पागल होने का डर सताने लगता है। और इस चीज को बहुत ही ब्रिलियंटली इलुस्ट्रेट करता है ये एग्जाम्पल। डेथ नोट का मशहूर कैरेक्टर लाइट यगामी गैस लाइटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल पेश करता है। उसने पुलिस के सामने हमेशा एक ऐसे मासूम स्टूडेंट की छवि बनाए रखी कि जब भी डिटेक्टिव एल उस पर शक करता तो लाइट अपनी बातों से ऐसा माहौल बना देता था मानो एल की ही सोच गलत हो। सच्चाई को इतनी सफाई से ट्विस्ट करना कि शक करने वाला खुद पर ही शक करने लगे, यही गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक रूप है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिकग्नाइजिंग डार्क टैक्टिक्स, अनमास्किंग एवरीडे मैनिपुलेशन। अब जब हमें गैसलाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो चलिए तेजी से उन बाकी डार्क टैक्टिक्स को अनमास्क करते हैं जो इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में यूज की जाती हैं। यहां इस स्लाइड में देखिए, हम इन डार्क स्ट्रैटेजीज को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें गिल्ट ट्रैपिंग या विक्टिम कार्ड प्ले करके सामने वाले में डर या बेवजह की हमदर्दी पैदा की जाती है। दूसरा है फॉल्स पॉजिटिविटी, जहां लव बॉम्बिंग और हद से ज्यादा तारीफ करके एक गहरी डिपेंडेंसी बनाई जाती है। और तीसरा है सोशल प्रेशर, जहां साइलेंट ट्रीटमेंट या किसी तीसरे इंसान से कंपैरिजन करके सामने वाले को इतना इनसिक्योर कर दिया जाता है कि वो अपनी वैल्यू साबित करने के लिए तड़पने लगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर हावी होने के लिए किया जाता है। अगर नारुतो सीरीज की बात करें तो इटाची और सासुके का डायनामिक गिल्ट ट्रैपिंग की ताकत का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल पेश करता है। इटाची ने सासुके को गिल्ट और बदले के एक ऐसे लूप में फंसा दिया था जिसने सासुके की जिंदगी के हर बड़े फैसले और उसके इमोशंस को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया था। कहने का मतलब यह है कि जब कोई लगातार किसी को गिल्ट फील करवाता है तो वो असल में उसकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले रहा होता है। इनके अलावा 2 और बहुत ही कॉमन ट्रैप्स हैं, प्रोजेक्शन और स्कैरसिटी ट्रैप्स। प्रोजेक्शन का मतलब है अपनी कमियों और अपनी ही गलतियों का सारा ब्लेम सामने वाले पर डाल देना ताकि वो खुद को ही गलत समझने लगे। वहीं स्कैरसिटी प्रिंसिपल एक ऐसा साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जहां यह दिखाया जाता है कि किसी चीज की बहुत कमी है या वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। इन दोनों का ही आखिरी नतीजा ये होता है कि इंसान पैनिक में आकर जल्दबाजी में फैसले लेता है। लॉजिकल सोच बिल्कुल बाईपास हो जाती है और इसका पूरा फायदा मैनिपुलेटर को ही मिलता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, द पिवट टू इमोशनल कंट्रोल, फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू एम्पावरमेंट। अब तक हमने मैनिपुलेशन के उस साये को देखा जो लगभग हर जगह मौजूद है, लेकिन इस खतरे से निकलकर अब हम एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है इमोशनल मास्टरी का सल्यूशन। यहाँ एक पपेट और एक मास्टर के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। बाहरी दुनिया का शोर, परेशानियां और चैलेंजेस दोनों के लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन वो पूरी तरह से अलग होता है। एक पपेट बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली रिएक्ट करती है,
दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड रहती है और उन चीज़ों पर अपना सारा फोकस लगाती है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती। पर दूसरी तरफ एक मास्टर बहुत ही सोच समझकर एक डिलिबरेट पॉज लेता है, लॉजिकल तरीके से खुद को करंट इमोशंस से डिटैच रखता है और सिर्फ अपने खुद के रिएक्शंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है। तो एक मास्टर बनने के लिए ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल करें जो आपके हाथ में है और बाकी सब एक्सेप्ट कर ले। देखिए, कोई भी दुनिया को या मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दूसरा स्टेप, किसी भी ट्रिगर पर रिएक्ट करने से पहले जानबूझकर एक छोटा सा पॉज लें। और तीसरा स्टेप, अपनी तुरंत पैदा होने वाली फीलिंग्स से लॉजिकली थोड़ी दूरी बनाएं। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट असल में कैसे बिल्ड होता है। ये आइडिया कि हमें रिएक्ट करने से पहले रुकना चाहिए, अटैक ऑन टाइटन के लिवी के कॉम्बैट स्टाइल से बिल्कुल मैच करता है। बैटल में उसका हर एक मूव, हर एक अटैक पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता है। वो कभी भी इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करता। और अगर हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करने की बात करें जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो वन पीस के लूफी की जर्नी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो आगे आने वाली मुश्किलों की परवाह किए बिना बस अपने सफर और अपने एक्शंस पर डटा रहता है। और इसके साथ हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द अल्टीमेट डिफेंस स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह है, ये नंबर 2 देख रहे हैं? जब भी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, कोई इंसल्ट करे या कोई दिन बहुत ही बुरा गुजरे, तो खुद से बस ये एक पावरफुल सवाल पूछना है, क्या ये प्रॉब्लम, ये बेइज्जती आज से 2 साल बाद कोई मायने रखेगी? ज्यादातर सिचुएशंस में अंदर से यही आवाज आएगी, बिल्कुल नहीं। ये कमाल का तरीका है अपने दिमाग को तुरंत शांत और फोकस करने का। अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करना भी इस लॉन्ग टर्म डिफेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें हर चैलेंज और रुकावट को ग्रो करने के एक नए मौके की तरह देखना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास पहले से है उसके लिए एक डीप ग्रैटिट्यूड, एक आभार महसूस करना चाहिए। नफरत या अंधेरे में डूबने की बजाय खुद को साबित करने का रास्ता चुनना चाहिए, जैसे नारुतो ने किया था। जब गांव वालों ने उसे रिजेक्ट किया तो उसने नफरत करने की जगह खुद को प्रूव किया। या फिर जैसे मिडोरिया ने अपनी ही वीकनेसेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यही तो असल साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है। यहां एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब किसी इमोशनल लेस रोबोट की तरह बन जाना बिल्कुल नहीं है। असली कंट्रोल का मतलब है अपने रिएक्शंस को एक हेल्दी तरीके से मैनेज करना। इमोशंस को अंदर दबाने या उन्हें बॉटल अप करने की बजाय एक वॉक पर जाना, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना या किसी करीबी दोस्त से बात करना, ये सब वो हेल्दी एक्शंस हैं जो किसी को भी मेंटली स्ट्रांग और ग्राउंडेड रखते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। दिमाग की डोर आखिर किसके हाथ में है? देखिए, चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है। क्या जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली बने रहना है, या फिर अपनी ही लाइफ और इमोशंस का मास्टर बनना है? मैनिपुलेशन के जाल हर जगह फैले हुए हैं, ये सच है, लेकिन उनसे बचने का सबसे बड़ा हथियार हमारे अपने ही अंदर मौजूद है।